ममिता मेहर मर्डर केस 2021। आज की कहानी जब घटित हुई थी तो सोशल मीडिया में यह खबर लगातार सुर्खियों में थी, क्योंकि ये कहानी एक 24 साल की फीमेल टीचर की थी। कत्ल की ये एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है और इस कत्ल को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश भर चुका था। इस केस का खुलासा होने के बाद यह केस इतना हाई प्रोफाइल इसलिए बना क्योंकि ये केस एक सेक्स रॉकेट से जुड़ा हुआ था और इस कहानी के कारण राजनीतिक व्यवस्था पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसमें कई मंत्रियों के नाम भी चर्चा में रहे। यह केस कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा। इस हाई प्रोफाइल केस ने पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। इस केस को एक बड़े सेक्स रैकेट का हिस्सा बताया गया था। कहा गया था कि यह सेक्स रैकेट बहुत सालों से चल रहा था, जिसमें राज्य के कुछ बड़े लोगों के नाम भी शामिल थे। इस कहानी में एक 24 साल की यंग टीचर की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो टीचर उन बड़े लोगों के नाम जान चुकी थी, लेकिन वो बहादुर लड़की उन बड़े लोगों के सामने डट कर खड़ी रही और आखिरी सांस तक लड़ती रही। तो इस लड़की की बहादुरी की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मामला उड़ीसा का है, जहाँ के लोगों को सबसे शांत माना जाता है। यहाँ की राजधानी को द टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा को पहले कलिंगा और उत्कल के नाम से जाना जाता था और इस राज्य का नाम कई बार बदला जा चुका है। उड़ीसा के आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल और म्यूज़िक इस राज्य को अपनी एक अलग पहचान दिलाते हैं। उड़ीसा में बोली जाने वाली मुख्य भाषा उड़िया है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो पक्षियों और जानवरों के लिए स्वर्ग है। उड़ीसा भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है और यह अपने लुभावने समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों, खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है। तो ये तो हुई बात उड़ीसा के बारे में। अब आते हैं आज की कहानी पर। कहानी शुरू होती है 8 अक्टूबर 2021 को। 8 अक्टूबर को एक 24 साल की लड़की जिसका नाम ममिता मेहर था, उसे एक फ़ोन आता है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के महालिंग के सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट गोविंदा साहू ममिता को फ़ोन करते हैं और ममिता से मिलने के लिए उसे एक जगह बुलाते हैं। उन्होंने ममिता से कहा कि एक बहुत ज़रूरी काम है, कुछ बात करनी है तुमसे, क्योंकि ममिता उसी सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर थी और बालंगीर जिले के पूरी केला ब्लॉक के झरेनी गांव में रहती थी। 8 अक्टूबर 2021 को गोविंदा साहू ने ममिता मेहर को बालंगीर के पास चंदो तारा एक जगह है, वहाँ पर बुलाया। ममिता अपने घर के पास से एक बस में बैठकर चंदो तारा पहुँचती है। चंदो तारा बस स्टॉप पर गोविंदा साहू अपनी कार में पहले से ही ममिता का इंतज़ार कर रहा था। ममिता उसके साथ उसके कार में बैठती है और कार वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वक्त गुजरता रहता है। दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन ममिता अब तक अपने घर नहीं पहुँचती है। वो कहीं गायब हो गई थी। ममिता के घर वाले इंतज़ार करके थक जाते हैं और उनका इंतज़ार ही रह जाता है। वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और लगातार उसके नंबर पर फ़ोन मिलाते रहते हैं, लेकिन ममिता का नंबर लगातार बंद आ रहा था। घर वालों ने इधर उधर बहुत ढूंढा। अपने तौर पर उसके सभी जानने वालों, रिश्तेदार, दोस्तों से उसके बारे में पूछा, लेकिन ममिता का कुछ पता नहीं चला और इस तरह बदहाली में 8 अक्टूबर की रात भी गुजर गई और 9 अक्टूबर की तारीख आ गई। सुबह होते ही घर वालों ने ममिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। घर वालों ने पुलिस को बताया कि सनशाइन स्कूल के प्रेसिडेंट ने उनकी बेटी ममिता को मिलने के लिए चंदो तारा बस स्टॉप पर बुलाया था। वो घर से जाते समय ये सब बातें अपने घर वालों को बता कर गई थी। लेकिन 8 अक्टूबर से आज 9 अक्टूबर का दिन आ गया, लेकिन ममिता घर नहीं लौटी। वो अभी तक गायब है। घर वालों ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गोविंदा साहू के खिलाफ। उनका कहना था कि जब से वो गोविंदा साहू से मिलने गई तभी से वो गायब हो गई। गोविंदा साहू का उठना बैठना कुछ बड़े लोगों में था। सत्ता के लोगों से उसकी जान पहचान थी। राजनैतिक गलियारों में भी उसका आना जाना था। उड़ीसा के होम मिनिस्टर से भी गोविंदा साहू की मित्रता थी। तो ऐसे नामजद इंसान पर पुलिस भी आसानी से हाथ नहीं लगा सकती थी। पुलिस ने घर वालों के कहने पर गोविंदा के खिलाफ रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन इस केस में पुलिस द्वारा कोई काम नहीं किया गया। वक्त बीत रहा था, लेकिन पुलिस कुछ खास काम नहीं कर रही थी, जैसे इस केस की छानबीन करनी चाहिए थी। अब घर वालों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा।
उड़ीसा में ये बात फैलने लगी। यह न्यूज़ सोशल मीडिया, अखबारों के द्वारा उड़ीसा के लोगों तक भी पहुंची और जब जनता के लोगों का आक्रोश सामने आया तब सब कुछ देखते हुए उड़ीसा की पुलिस पर दबाव बना और पुलिस ने 13 अक्टूबर को गोविंदा साहू को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। एक तरह से पुलिस ने उसे हिरासत में रखा, लेकिन गोविंदा साहू पुलिस से लगातार यही कहता रहा कि ममिता से मिलकर उससे बात करने के बाद मैंने उसे चंदोतारा बस स्टॉप पर वापस छोड़ दिया था। इसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और जेल में ही एक दिन रहने के बाद गोविंदा साहू जेल से भाग गया और यह बात जब बाहर आई तो लोगों का गुस्सा अपनी चरम सीमा को छूने लगा। लोग पुलिस पर सवाल उठाने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गोविंदा साहू पुलिस की हिरासत से भाग गया। क्या पुलिस इतनी लापरवाह थी या वो खुद ऐसा चाहती थी? इसी तरह लगभग एक हफ्ता गुजर गया और ममिता कहाँ चली गई, उसके साथ क्या हुआ, उसका कोई भी सुराग न घर वालों को मिला और न ही पुलिस के पास ही इस सवाल का जवाब था। पुलिस ममिता को ढूंढने में अब तक नाकाम थी। इसी दौरान 19 अक्टूबर को महालिंग इलाके में एक आंचलिक कॉलेज है। इसी आंचलिक कॉलेज के कैंपस में एक न्यू स्टेडियम बनाया जा रहा था जिसमें खुदाई का काम चल रहा था। मजदूर काम कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक गड्ढे की तरफ जाकर रुकी। वो मजदूर उस गड्ढे तक पहुंचे और उसे खोदना शुरू कर दिया और थोड़ा अंदर तक खुदाई करने पर जो कुछ सामने आया उसे देखकर वहां मौजूद सभी मजदूरों के रोंगटे खड़े हो गए। गड्ढे के अंदर से एक लेडी की अधजली लाश और एक मोबाइल मिला। ये सब देखकर मजदूर बुरी तरह से पैनिक हो गए और कॉलेज के मैनेजमेंट को यह बात बताई गई। आंचलिक कॉलेज की तरफ से पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। पुलिस तुरंत आंचलिक कॉलेज पहुंची। जैसा कि ममिता के गायब होने की खबर अब तक पूरी स्टेट में फैल चुकी थी, तो पुलिस का पहला शक यही था कि कहीं ये ममिता की ही लाश तो नहीं। ममिता के घर वालों को भी इसकी खबर दी जाती है और उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन लाश इतनी जल चुकी थी कि ममिता के घर वाले उसे पहचान नहीं पाते। लाश के साथ एक अधजला पर्स, पैर में एक पायल और गले में नेकलेस और उस लेडी का मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पर था। जब ममिता के घर वालों ने ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने पुलिस को बताया कि ये सब चीज़ें ममिता की ही हैं, यानी कि यह लाश ममिता की ही थी। पुलिस लाश को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ममिता के घर वालों के ब्लड सैंपल लिए गए ताकि उस डेड बॉडी से इन ब्लड सैंपल को मैच कराया जा सके और डीएनए टेस्ट से ये कंफर्म किया जा सके कि ये लाश ममिता की है या नहीं। अब तक पुलिस की परेशानी और बढ़ चुकी थी क्योंकि गोविंदा साहू, जो इस केस का मुख्य संदिग्ध आरोपी था, वही जेल से फरार हो चुका था और अब यह साफ हो चुका था कि ममिता, जो 8 अक्टूबर से गायब थी, उसका कत्ल हो चुका है। पुलिस अब पूरी तरह से दबाव में आ गई थी। उड़ीसा पुलिस ने अपनी पूरी ताकत गोविंदा साहू को ढूंढने में लगा दी और आखिरकार लाश मिलने के कुछ घंटे के बाद ही अचानक बालंगीर जिले के ही एक बूढ़ी पत्थर इलाके से एक गन्ने के खेत में से गोविंदा साहू को पकड़ लिया गया, जो वहीं छुपा हुआ था। इस दौरान जब गोविंदा साहू पुलिस कस्टडी से भागा था तो वहां के एसएसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया था। तो अब गोविंदा साहू पुलिस कस्टडी में फाइनली आ चुका था और यह बात भी सभी के लिए बहुत अजीब थी कि अगर गोविंदा साहू को भागना ही था तो वो कहीं बाहर भी भाग सकता था। वो वहीं गन्ने के ही खेत में क्यों छुपा हुआ था? बहरहाल जो लाश मिली थी उसका डीएनए ममिता की फैमिली से मैच हो जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि यह लाश ममिता मेहर की ही है। अब गोविंदा साहू पुलिस हिरासत में है। ममिता की लाश भी मिल चुकी है तो पुलिस गोविंदा साहू से पूछताछ करती है कि ममिता की हत्या में गोविंदा साहू की क्या भूमिका है। गोविंदा साहू के बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया तो पता चला कि 2007 से पहले गोविंदा साहू एक आम सा इंसान था जो खेती बाड़ी करके अपने जीवन यापन करता था और जिसके पास पैसा, नाम, शोहरत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। फिर गोविंदा साहू ने सोचा कि क्यों ना एक स्कूल खोला जाए और इसी विचार के साथ उसने उड़ीसा के महालिंग में सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जो 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए था और इस स्कूल का मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट भी वो खुद था। अब उसका स्कूल चल पड़ा और इसी तरह उसका नाम भी होने लगा, जिसके कारण उसका बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया और उसका उठना बैठना सत्ताधारियों के साथ भी होने लगा। इस स्कूल के कारण ये कहा जा सकता है कि गोविंदा साहू की ज़िंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था और इसी दौरान 2010 में
ममिता मेहर ने इस स्कूल में एडमिशन लिया 12वीं के लिए और 2012 में इसी सनशाइन स्कूल से उसने 12वीं की परीक्षा पास की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद ममिता का रुझान टीचिंग की तरफ गया और वो टीचिंग में अपना मुकाम बनाने के लिए कोशिश करने लगी। इसी सिलसिले में उसने 2-4 स्कूलों में अप्लाई भी किया। इसी दौरान ममिता को सनशाइन स्कूल में ही टीचर की जॉब मिल गई। ममिता बहुत खुश होती है क्योंकि जिस स्कूल में उसने खुद पढ़ाई की थी, अब वहाँ उसी स्कूल में टीचिंग की जॉब मिल जाना बड़ी बात थी। और इस तरह 2017 में ममिता ने सनशाइन स्कूल में ज्वाइनिंग की और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद उसे सनशाइन गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन भी बना दिया गया। लेकिन वार्डन बनने के कुछ समय बाद ही ममिता को वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला जो ठीक नहीं थी। वहाँ रहते हुए उसने देखा कि अक्सर कुछ टीचर्स गोविंदा के साथ गाड़ी में जाती थीं और देर रात वापस आती थीं, जबकि गोविंदा साहू शादीशुदा था, उसकी अपनी फैमिली थी, बच्चे थे। यह सब ममिता को बहुत अजीब लगता। धीरे धीरे ममिता इस सच्चाई के बारे में पता लगाने की कोशिश करने में जुट गई तो पता चला कि गोविंदा साहू स्कूल की कुछ टीचर्स और मैनेजमेंट की कुछ औरतों को ब्लैकमेल करता है, उनका शारीरिक शोषण करता है, उनके साथ अवैध संबंध रखता है। एक बात और ममिता को पता चली कि गोविंदा साहू स्कूल की आड़ में एक सेक्स रैकेट भी चला रहा था। इस बात का पता चलने पर ममिता भड़क गई। उसने गोविंदा साहू का विरोध किया। ममिता ने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए और गोविंदा साहू को वार्निंग दी कि ये सब बंद कर दो, नहीं तो वो सारा सच मीडिया, जनता और पुलिस को बता देगी और उसका ये गोरख धंधा बंद करवा देगी। और इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहा और 2020 कोरोना काल आ गया। कोरोना के कारण सभी स्कूल और कॉलेज धीरे धीरे बंद हो गए और गोविंदा साहू का सनशाइन स्कूल भी बंद हो गया। और फिर ममिता अपने घर बालंगीर चली गई। लेकिन जाते जाते गोविंदा साहू को वो एक वार्निंग देकर गई कि स्कूल खुलने से पहले ये सब बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो वो उसका सारा काला चिट्ठा सबके सामने खोल कर रख देगी। और अब गोविंदा साहू उसकी धमकियों से डरने लगा। उसे ये बात खटकने लगी कि कहीं ममिता अपना मुंह सबके सामने खोल न दे। और अब वो ममिता से पूरी तरह से छुटकारा हासिल करना चाहता था। इसी सिलसिले में गोविंदा ने ममिता को मारने का प्लान बनाया क्योंकि वो ममिता को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। ममिता अब उसके रास्ते का रोड़ा बन चुकी थी। उसने 8 अक्टूबर 2021 को पूरी प्लानिंग के तहत ममिता को मिलने के लिए बुलाया। ममिता सुबह 11 बजे चंदो तारा बस स्टॉप पर पहुंची और उसके साथ गाड़ी में बैठकर आगे चली गई। गाड़ी में ही ममिता और गोविंदा के बीच इसी बात को लेकर बहुत तीखी नोक झोंक होने लगी। बात अब सिर से ऊपर निकल चुकी थी। ममिता की धमकियों से तंग आकर गोविंदा साहू गाड़ी में ही ममिता का गला घोंटने लगा और तब तक गला दबाए रखा जब तक ममिता की जान नहीं चली गई। वो अपनी आखिरी सांस तक गोविंदा साहू से लड़ती रही, छटपटाती रही, लेकिन मौत के आगे जिंदगी ने हार मान ली। उसे मौत के घाट उतारने के बाद गोविंदा साहू ने उसकी लाश को कार की पिछली सीट के नीचे धकेल दिया ताकि कोई उसे देख न सके और अपने घर की ओर चला। घर पहुंचने पर अपनी कार को उसने अपने घर के पिछले हिस्से में खड़ा कर दिया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए आंचलिक कॉलेज के स्टेडियम में अपने स्कूटर से गया, जहां उसे ममिता की लाश को ठिकाने लगाना था। उसने वहां पर सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जो एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए चाहिए थी। फिर वापस वो अपने घर आया। घर आने के बाद नहाया, खाना खाया और सो गया। शाम में अपनी कार में रखी ममिता की लाश को स्टेडियम तक ले गया और वहाँ पर उसने एक गड्ढा खोदा। ममिता की लाश, उसका पर्स, मोबाइल सब कुछ गड्ढे में डाला। ऊपर से सूखी लकड़ी और पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। जब ममिता की बॉडी आधी से ज़्यादा जल गई तब ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढे को बराबर कर दिया और घर वापस आ गया। फिर वो अपनी डेली लाइफ रूटीन में बिजी हो गया। अगर इस स्टेडियम बनाने के लिए खुदाई नहीं होती तो यह क्राइम शायद ही कभी किसी के सामने आता। बाद में इस केस को लेकर मीडिया में बहुत सी बातें हुई, जैसे कि बड़े लोगों और कुछ मंत्रियों के साथ गोविंदा साहू की मित्रता थी। गोविंदा साहू अभी जेल में ही था और केस की सुनवाई दिसंबर के आखिर में ही थी, लेकिन केस की सुनवाई के जस्ट पहले ही गोविंदा साहू ने दिसंबर 2021 में ही आत्महत्या कर ली। इसके बाद लोगों ने फिर से पुलिस पर सवाल उठाया, क्योंकि पहले जब गोविंदा साहू गिरफ्तार हुआ तो जेल से ही भाग गया और इस बार उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली।
इन सब में सबसे दुखद बात यह रही कि 24 साल की एक लड़की की हत्या बड़ी बेरहमी से कर दी गई, और सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ गलत हो रहे कामों को रोकने की कोशिश की थी और उसे इस हो रहे गलत कामों के विरोध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।